तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आप अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से मैंने काफ़ी टाइम से लगातार वादा किया था कि कुछ ऐसी चीज़ें लाऊंगा जो शायद आपको देखने में अच्छी लगे। यानी ऐसे कहानियाँ सुनाता हूँ, इसमें ना कोई तस्वीरें ज़्यादा होती ना कोई ज़्यादा एनिमेशन होता है। तो मैंने एक नया काम शुरू किया है और आज दोपहर को 2 बजे उस वीडियो को मैंने डाला। लगभग 200-250 लोगों ने देखा, जिन्हें शायद पता ही नहीं है, शायद आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन एक वीडियो पूरी एनिमेशन के साथ, सारी रियल तस्वीरों के साथ, उससे जुड़े फैक्ट्स की तस्वीरों के साथ, बाकायदा क्रोमा और ग्रीन स्क्रीन के साथ आएगा। और आज 2 और 3 बजे के बीच एक वीडियो पड़ी है और कल भी पड़ेगी। और उस वीडियो में देश दुनिया की कुछ ऐसी घटनाएं जिसके बारे में ज़्यादातर अफवाह होती है, कुछ ऐसी घटनाएं जिसको आप सुनते तो हैं लेकिन उसके बारे में प्रॉपर एविडेंस कि ये हुआ है तो क्या इस बात में सच्चाई है, वो तमाम एविडेंस आपको मेरे आगे पीछे एनिमेशन के माध्यम से दिखेंगे, ताकि आप उन चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देख सकें, अपनी आंखों से पढ़ सकें और तब जाके आपको फैक्ट पता चले कि असल सच क्या है। क्योंकि मीडिया में ज़्यादातर लोग अपनी अपनी राय देते हैं, कोई इस पक्ष का, कोई इस पक्ष का, लेकिन हर कहानी के कायदे से 3 पहलू होते हैं, एक इसका, एक उसका और तीसरा सच का। तो सच को लेके अगर आप चलें और किसी के हिसाब से ना चलें तो उसके लिए सारे साक्ष्य, सारे सबूत आपके सामने खुद आने चाहिए। तो मेरा प्रयास था, कई दिन से मैं जुगाड़ उगाड़ में बना था और उसके लिए पीछे एक पोडियम, उसके पीछे फिर एक बढ़िया अच्छी कंपनी का एक माइक जिससे आपको प्रॉपर आवाज़, प्रॉपर चीज़ें मिल सके। पूरा सेटअप बन के तैयार हो गया और इसी उधेड़-बुन में कई दिन से लगा हुआ था। तो वीडियो आएंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसी चैनल पे आएंगी, कोई और चैनल नहीं होगा। तो कैसा लगेगा आपको वो ज़रूर बताइएगा और उम्मीद तो पूरी है कि आपको अच्छा लगे। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, मुझे लगा आपको देनी चाहिए। कई दिनों के प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करने के बाद तब ये डिसीजन निकल के सामने आया कि एक वीडियो और आपको मिले जो प्रॉपर पूरा एविडेंस के साथ हो, तो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। खैर, एक अपडेट थी, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आमतौर पे अगर कोई भी क्राइम हो तो क्राइम होने के बाद फिर उसमें शामिल होती है पुलिस। शामिल होने के बाद अब उसका काम होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि उस क्राइम को सुलझाए, जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलवाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केस फाइल बंद हो जाती है और बंद होने के पीछे वजह ये होती है कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो कातिल है वो फरार है। फरार होने के बाद फिर कुछ टाइम तक उसको खोजा गया, लेकिन जब नहीं मिला तो इतने नए केसेस आ जाते हैं कि फिर पुराने केसेस पे आदमी ध्यान कैसे दे। और ख़ासकर जो आईओ है, अगर उसका ही ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ से चला जाए, तो फिर नया आदमी आता है, उसको अगर आईओ बनाया भी गया तो उसके पास उतनी जानकारी है ही नहीं जितना पुराने वालों के पास थी, तो फिर केस नहीं सुलझता। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि एक आदमी अगर किसी थाने में हो और उसके टाइम में वहाँ कोई क्राइम हो, क्राइम होने के बाद वो जांच पड़ताल करे और इसी दौरान उसका ट्रांसफ़र हो जाए, अलग अलग जगहों पे जाए, वहाँ नए नए क्राइम को देखे, लेकिन उसके दिमाग में वो क्राइम इस कदर घर कर जाए कि उसके पीछे पड़ा रहे, अपने कुछ लोकल लोगों से बातचीत करे, लोकल पता करे, और अंत में समय का ऐसा चक्र चले कि 17 साल बाद उसका ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह हो जहाँ पे जाए और उस कातिल को गिरफ्तार कर ले। तो सोच के देखिए कि क्या असल लाइफ में ऐसा हो सकता है। और अगर आपका जवाब है नहीं, तो ऐसा सच में हुआ है, और ऐसा सच में हुआ है दिल्ली में। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। दिल्ली में एक जगह लगती है चितरंजन पार्क, और चितरंजन पार्क में बात कर रहा हूँ साल 2007 की। एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह एक किराए के मकान में रहा करता, मकान मालिक को टाइम पे किराया उराया दिया करता और खुद टैक्सी वगैरह चलाता। तो ऐसे ही जून महीने की बात है, लगभग 4 या 5 जून की बात है। जून से पहले का जो महीना था, मई, उसमें बीरेंद्र सिंह ने किराया दिया नहीं। अब 30 तारीख तक मकान मालिक ने वेट किया, उसके बाद जब किराया नहीं मिला तो उसने 1-2 बार रास्ते में मिल के टोका वोका और कहा कि किराया दे दो। बीरेंद्र ने कहा कि अभी कुछ माली हालत ठीक नहीं है, 2-4 दिन आप रुक जाइए, किराया दे दूंगा। मकान मालिक को लगा कि चलो ठीक है, इतने सालों से यहाँ रह रहा, लगभग 6-7 सालों से, तो किराया वगैरह दे ही देगा। इसके बाद बात आई गई हो गई, मकान मालिक अपने काम में बिजी, बीरेंद्र सिंह अपना टैक्सी चलाने में बिजी।
लगभग 6 या 7 तारीख आ गई। अब 6-7 तारीख और जून का महीना, वो भी दिल्ली में। अचानक से मालिक देखता है, जो मकान मालिक था, कि बीरेंद्र सिंह पिछले 2-3 दिनों से गायब है और दिखाई नहीं दे रहा। अब ये चीज़ बीरेंद्र सिंह के बारे में जब मकान मालिक ने नोटिस की तो उसे लगा कि चलो एक बार रूम पे देखे कहाँ है, चूँकि रास्ते में वो दिखा नहीं एक बार। उसके बाद मकान मालिक रूम तक आता है। अब जब रूम तक आता है तो वहाँ एक और अजीब चीज़, रूम पे बाहर से ताला बंद। अब ताला बंद देखा तो और परेशान। इसी बीच मकान मालिक को एक बदबू महसूस हुई। अब दिल्ली में कमरा बंद है, अंदर से तेज बदबू आ रही। मकान मालिक घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। अब मौके पे पुलिस आती है। आने के बाद पहले ताला तोड़ती है, तोड़ने के बाद अंदर दाखिल होती है। अब जैसे ही अंदर दाखिल होती है तो अंदर बदबू तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। बहरहाल पुलिस वालों ने उस पूरे कमरे की तलाशी ली तो पता चला कि बदबू एक बक्से से आ रही, जो पुराने ज़माने में बक्से होते थे। अब जैसे ही उस बक्से को खोला गया, खोलने के बाद अंदर जो कुछ दिखा, उसे देखने के बाद मकान मालिक से लेके पुलिस वाले तमाम लोग हैरान। अंदर एक लड़की की लाश रखी थी। अब जैसे ही लड़की की लाश को देखा पुलिस वालों ने फौरन हैरान परेशान फॉरेंसिक टीम को बुलाया, एम्बुलेंस बुलाई, उस लाश को उस बक्से से निकाला। निकालने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पूरी फॉरेंसिक टीम ने पूरे कमरे से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। इधर अब मालिक से पूछताछ हुई कि आखिर इस कमरे में कौन रहता था। मालिक ने बताया कि एक आदमी था जिसका नाम था बीरेंद्र सिंह, और जानकारी के हिसाब से वो बिहार के वैशाली से आया था और यहीं पे रह के रिक्शा चलाने का काम करता था। अब ये लड़की कौन है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस वाले परेशान, उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू की। अब कायदे से यहाँ पे 2 सवाल थे, और सही सही देखा जाए तो 3 सवाल। पहला कि ये लड़की कौन है, चूँकि जो मकान मालिक है उसकी जानकारी के हिसाब से ये लड़की उस बीरेंद्र सिंह की कोई रिलेटिव नहीं है और उम्र में भी काफ़ी फासला था। दूसरा, बीरेंद्र सिंह इस टाइम है कहाँ, और तीसरा, इसका कत्ल क्यों किया। अब सवाल कई, जवाब कोई नहीं। बहरहाल पुलिस वालों ने अब तफ्तीश शुरू की, और उस टाइम इस केस के जो आईओ थे उनका नाम था रमेश कुमार। रमेश कुमार ने अपने तरीके से तफ्तीश की, अपने तरीके से पड़ताल की, तमाम जगहों पे बीरेंद्र सिंह की तलाश शुरू की। लेकिन इत्तेफाकन बीरेंद्र सिंह वहाँ से काफ़ी दूर जा चुका था, और साल 2007 में उतने टेक्निकल सर्विलांस और इतनी चीज़ें थी नहीं जितना 2024-23 में है, तो थोड़ी सी मुश्किलें भी थी। इधर लड़की के बारे में जब जानकारी इकट्ठा की गई तो इस लड़की की कोई जानकारी मिली ही नहीं। आसपास के थानों के तमाम मिसिंग कंप्लेंट चेक किए गए, वहाँ भी इस लड़की के बारे में कोई जिक्र नहीं। तमाम अलग अलग जगहों पे सूचना दी गई, इस लड़की की तस्वीर भेजी गई, वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं हुई। रमेश कुमार जांच पड़ताल करते रहे, अपने तरीके से छानबीन करते रहे, वक्त गुजरता रहा। इसी दौरान एक जानकारी मिली, और जानकारी में ये सूचना मिली कि बीरेंद्र सिंह का एक दोस्त था जिसका नाम था शंकर घोष, और ये दोनों साथ में काम करते थे। अब ये जानकारी जब मिली तो फिर रमेश कुमार ने शंकर घोष की तलाश शुरू की। इत्तेफाकन शंकर घोष पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब जब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, उसके बाद उससे जब पूछताछ हुई तब एक कहानी पता चली। दरअसल बीरेंद्र सिंह दिखाने के लिए तो टैक्सी ड्राइवर का काम करता था, लेकिन पर्दे के पीछे वो प्रोस्टिट्यूशन में काम करता था, यानी लड़कियों को लाना, लाने के बाद उनको बेचना या फिर अपने पास रख के जिसमें परोसी करवाना, ये तमाम गंदे काम। ऐसे ही अलग अलग जगहों से वो छोटी छोटी लड़कियों को खरीद के लाता, अपने पास रखता, उनको धंधे में उतारता, उससे पैसे कमाता। जब लड़की इधर उधर मना करते या फिर कहती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी, तो उसको कहीं ऐसी जगह बेच देना या फिर उसको कहीं ठिकाने लगा देना। ये तमाम काम बीरेंद्र सिंह बखूबी जानता था, और ऐसा कयास लगाया गया शंकर घोष के द्वारा कि शायद ये लड़की भी उन्हीं प्रोस्टिट्यूट्स में से एक रही होगी, और किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, और झगड़ा होने के बाद फिर बीरेंद्र ने इसे मार के वहाँ पे बक्से में कैद कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने ये बात जब सुनने के बाद अब और मन में ये जिज्ञासा हुई कि जल्द से जल्द बीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तलाश की, तफ्तीश की, तमाम बस अड्डे पे, तमाम रेलवे स्टेशन पे, अलग अलग जगहों पे
अब बीरेंद्र सिंह की कोई जानकारी नहीं। वक्त गुजरता चला गया। इत्तेफाकन देखिए कि इस लड़की के कोई जान पहचान के लोग थे नहीं, तो पुलिस वालों ने ही इस लड़की का अंतिम संस्कार किया। साथ ही फिर इस लड़की की कंप्लेन भी दर्ज करवाने वाला कोई नहीं मिला, तो केस भी ज़्यादा मजबूत बन नहीं पाया। इधर जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो इसी दौरान इस केस के जो आईओ थे रमेश कुमार, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब रमेश कुमार का ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद अलग दूसरी जगह पे वो चले गए, वहाँ पे अपनी ड्यूटी करते रहे। लेकिन इधर ये जो केस हुआ था कि एक लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के लिए धकेला गया, उसने जब मना किया तो उसे मार दिया गया, ये बातें रमेश कुमार के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई कि एक बीरेंद्र सिंह का नाम का आदमी है, वो लड़कियों को पकड़ता है, उनको बेचता है, लड़कियां जब बात नहीं मानती तो उनको मार देता है। तो फिर कहीं ना कहीं उसने न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर दी होगी, और अगर उसे पकड़ा नहीं गया, उसे रोका नहीं गया, तो न जाने और कितनों की वो करेगा। अब ये बात रमेश कुमार को खाए जा रही है, लेकिन पुलिस वालों के भी कुछ लिमिटेशन होती है। आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, जिस थाने में उसी थाने के तमाम मामलों को देख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। अब रमेश कुमार का लगातार ट्रांसफ़र हो रहा, कभी इधर कभी उधर। ध्यान इस केस पे अटका हुआ है। जब भी मौका मिलता है इस केस की कभी कभार अपडेट भी ले लिया करते, उस थाने में बात कर लिया करते, जो भी उस थाने का इंचार्ज होता उससे पूछताछ कर लेते कि क्या इस केस में कुछ बात आगे बढ़ी, कुछ पता चला। जब भी जानकारी लेते उसी दौरान यही पता चलता कि केस में कुछ मिला ही नहीं और हम लोग जांच पड़ताल कर भी नहीं रहे। अब ये लाइन जब ये सुनते इन्हें बड़ी तकलीफ होती कि एक लड़की को इस कदर मारा गया, बक्से में बंद किया गया, न जाने और कितनी शिकार हो रही होंगी और पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। लेकिन रमेश कुमार बेचारे मजबूर, अब करें क्या। समय का पहिया चलता गया, वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। मकान मालिक से लेकर तमाम लोग इस केस को भूलते चले गए, वक्त आगे बढ़ता चला गया। लेकिन रमेश कुमार के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि बीरेंद्र सिंह लड़कियों की ज़िंदगी खराब करता है, और अगर वो बाहर घूमता रहेगा तो लड़कियों की ज़िंदगी खराब करता रहेगा। इसी के बाद लगातार रमेश सिंह इस केस में अपडेट लेते रहे। जब उन्होंने देखा कि कोई काम वाम नहीं कर रहा तो उन्होंने सोचा कि खुद क्यों ना मैं जांच पड़ताल करूं। लेकिन फिर वही दिक्कत, लिमिटेशंस थी। इसके लिए उन्होंने गुपचुप तरीके से खुद पता करना शुरू किया। तमाम ऐसे लोगों की एक लिस्ट निकाली जो उस टाइम उस काम को करते थे। उनसे फिर गुपचुप तरीके से पूछताछ करी, किसी से अपनी पहचान छुपा के, किसी को लालच देके, किसी से ये कहा कि अगर आप कुछ जानकारी देते हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब कोई पैसे पे मान गया, कोई किसी और चीज़ पे मान गया, कोई किसी बात पे मान गया। धीरे धीरे करके रमेश कुमार जब मौका पाते इस केस की जानकारी निकालते रहते। इसी दौरान काफ़ी वक्त गुजर गया। वक्त गुजरने के बाद रमेश कुमार ने कई अन्य केसों में भी काम किया। लगभग जितने केस में इन्होंने काम किया उस केस को बखूबी सुलझाया। तो जब तमाम केसेस को इन्होंने बखूबी सुलझाया और दिल्ली पुलिस के जो आला दर्जे के ऑफिसर हैं उनकी जब नज़र रमेश कुमार पे पड़ी, एक ऐसा तेज़ तर्रार ऑफिसर है जो काम को बड़े बखूबी निभाता है, जो लगभग केस को बड़ा बखूबी सॉल्व करता है, तो उन्होंने कहा कि अगर इस आदमी को क्राइम ब्रांच में डाल दिया जाए तो शायद ये और अच्छे से काम करेगा। इसके बाद रमेश कुमार की पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में हो जाती है। अब क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग मतलब ना कोई लिमिट, ना ही कोई बाउंड्री, अब जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं। अब जब रमेश कुमार की पोस्टिंग हो गई क्राइम ब्रांच में, तो कायदे से 2007 से अगर जोड़े तो 2023 आ चुका था, यानी 13 साल इधर और 3 साल इधर, तो 13-3 16 साल। 16 साल वक्त गुजर चुका था बीरेंद्र सिंह के गायब हुए, 16 साल का लंबा फासला गुजर चुका था उस लड़की का कत्ल हुए। लेकिन रमेश कुमार के जहन में ये बात थी। जैसे ही क्राइम ब्रांच के रूप में उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर से उन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया और पड़ताल करनी शुरू कर दी। और चूंकि इस बार कोई लिमिट भी नहीं थी, तमाम लोगों को उठाया। जो शंकर घोष था उससे फिर से पूछताछ करी, तमाम लोगों से और पड़ताल करी। इसी दौरान एक जानकारी मिली कि जो बीरेंद्र सिंह है इस टाइम फिर से प्रोस्टिट्यूशन के धंधे को करवा रहा, अलग अलग जगहों पे। कभी पता चला कि हरियाणा में करवा रहा, कभी पता चला कि बिहार में करवा रहा। अब जहाँ जहाँ पता चले रमेश कुमार जहाँ पे जाए और छापे लगाए। छापा मारने के बाद पता चले बीरेंद्र सिंह फरार हो गया। मन फिर महसूस के रह जाए, फिर तफ्तीश करें। इत्तेफाकन जांच पड़ताल करते रहे और साल 2023 के लास्ट आते आते बीरेंद्र सिंह का नंबर मिल गया। अब जब नंबर मिला तो नंबर मिलने के बाद फिर उस नंबर को जब सर्विलांस पे लगाया, तब पता चला कि इस टाइम ये
दिल्ली में ही है। अब जब ये जानकारी मिली तो फाइनली इसी साल 2024 में भी चंद दिनों पहले रमेश कुमार जाते हैं और जाने के बाद बीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। टोटल 17 सालों बाद 17 सालों बाद जब बीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करते हैं तो सबके मन में बस एक सवाल था, और सबसे ज़्यादा जिज्ञासा रमेश कुमार के मन में थी कि आखिर ये बंदा है कौन और इसने उस लड़की को क्यों मारा। उसके बाद बीरेंद्र सिंह से जब पूछताछ हुई तब पूरी कहानी पता चली। दरअसल बीरेंद्र सिंह जो था बिहार के वैशाली का रहने वाला, पैसे वैसे इसके पास थे नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, तो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए ये दिल्ली आता है। आने के बाद इसी चितरंजन पार्क के पास एक फ्लैट में रहने लगता, टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। लेकिन टैक्सी वैक्सी चलाने से उसे इतने पैसे मिल नहीं रहे थे। ये परेशान था, इसको मोटा पैसा चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए थे। उसी दौरान इसने देखा कि दिल्ली में प्रोस्टिट्यूशन बड़ा तेज़ी से फैल रहा और पुलिस वगैरह का भी कट उसमें फिक्स होता था, तो कोई रोक टोक नहीं थी। तो फिर बीरेंद्र सिंह ने सोचा कि क्यों ना इस काम में मैं भी उतरूँ। तो फिर ये बंगाल गया, बंगाल से कई सारी लड़कियां खरीदी और उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की ये भी थी और जिसकी उम्र महज 14 साल थी, और ये बात साल 2000 के आसपास की है। 14 साल की इस लड़की को 10,000 रुपये में खरीदता है उस टाइम पे। खरीदने के बाद यहाँ लाता है, लाने के बाद प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेलता है और उन सब से ज़बरदस्ती धंधा करवाता है। अब तमाम लड़कियां मजबूरी में अपने जिस्म को बेचने लगी और कोई ऑप्शन नहीं था, चूँकि न माँ थी न बाप था, यहाँ कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। लगभग 7 सालों तक लगातार ये लड़कियां धंधा करती रही, सबसे ये पैसे कमाता रहा। इसी दौरान जिस लड़की का कत्ल हुआ उस लड़की की कुछ तबीयत खराब होती है। अब तबीयत खराब हुई और 7 सालों तक लगातार अलग अलग लोगों से संबंध बनाने की वजह से कुछ और भी उनको दिक्कतें हुई। तो फाइनली जून साल 2007 में इस लड़की ने मना कर दिया और कहा कि मैं धंधा अब नहीं करूँगी। 4 जून की बात है। इसी बात को लेकर इस लड़की और बीरेंद्र सिंह के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो फिर बीरेंद्र सिंह गुस्से में इसको मारने पीटने लगता है, बदले में लड़की भी मारती पीटती है। बीरेंद्र सिंह काफ़ी नाराज़ होता है। नाराज़ होने के बाद उस लड़की का गला दबा के कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद अब लाश का क्या करे, तो वहीं पे एक बक्सा रखा था, उसमें लाश डालता है, उसके बाद कुंडी लगाता है, फरार होता है और भाग के पहुंच जाता है बंगाल। और बंगाल में एक जगह है वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी, और उसी सिलीगुड़ी में जाके छुप जाता है। कुछ टाइम तक हरियाणा में रहता है, कुछ टाइम तक कहीं और रहता है। इधर इस आदमी ने, चूंकि जब ये आया था और रूम वूम ले रहा था फ्लैट व्लैट, तो उसने एक फ़ोटो दिखाई थी अपनी पासपोर्ट साइज, और कायदे से जो रमेश कुमार थे उनके पास सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे बस एक चीज़ थी, वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो मकान मालिक के पास थी वेरिफिकेशन के दौरान। और उसी पासपोर्ट साइज फ़ोटो से रमेश कुमार ने 17 सालों तक बीरेंद्र सिंह का पीछा किया और अंत में 17 सालों बाद बीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। और जब पता चला कि लड़की ने प्रोस्टिट्यूशन करने से मना किया था, तब जाके उसका कत्ल कर दिया गया था। आज ये कहानी पूरा देश सुन रहा है। तमाम लोग खुश हैं कि ऐसे पुलिस वाले अगर हर जगह हों तो शायद कोई केस अधूरा रहे ही ना। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और कल की कहानी में थोड़ा आवेशित हो गया था। कुछ कमेंट्स का मैंने रिप्लाई भी दे दिया था, हालांकि मुझे नहीं देना चाहिए था। एक भाई साहब है ड्रीम चेजर, अब उनका क्या ड्रीम है मुझे नहीं पता, लेकिन हर बात पे ज़बरदस्ती का कमेंट करना, कभी उनको इतनी दिक्कत होती है कि बदस्तूर ना बोलो। हालांकि मेरा जो मन होगा मैं बोलूँगा। अगर आपको भाषा से दिक्कत है और ये कहते हैं कि बदस्तूर जो शब्द है वो मुग़लों का लाया हुआ है, तो कायदे से डेमोक्रेसी भी अंग्रेज़ों ने ही लाई थी। जो पार्लियामेंट बना वो भी अंग्रेज़ों का ही बनाया था, तो हम सबको उसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो भी अंग्रेज़ों की ही बनाई हुई है, तो हमें इसको भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर हमारे कोर्ट्स जो चलते हैं वो भी अंग्रेजी में चलते हैं, और उस देश की भाषा जिसने हम पे राज किया, तो हमें इंग्लिश भी छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आपको, एक होता है कट हिंदू, दूसरा होता है कट्टर हिंदू, और तीसरा होता है फेक हिंदू। आप हिंदू बनिए, कट्टर हिंदू बनिए, लेकिन फेक हिंदू मत बनिए, क्योंकि फेक हिंदू बनने के चक्कर में आप मूर्ख बन जाते हैं। तो आपको किसी शब्द से दिक्कत है, आपको उच्चारण से दिक्कत है, तो आपकी व्यक्तिगत दिक्कत है। अगर आपको बहिष्कार करना है तो जितना आप मुग़लों का करते हैं उतना ही आप अंग्रेज़ों का कीजिए। कोई मुग़ल अच्छे नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी कई चीज़ें हम फॉलो करते हैं। तो एक इंसान की अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें अच्छी हो आपको वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ पे किसी के बाप की जागीर नहीं होती।
अगर इंग्लिश हमारे लिए अच्छी है, इंग्लिश से हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बदस्तूर सुनने में अच्छा लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बड़ी ईमानदारी से मैं आपसे पूछूंगी, आप अगर गांव से हैं या फिर शहर से हैं, आप अपने घर पे या फिर आसपास पता कीजिएगा कि कितने लोग प्यासे होने के बाद पानी मांगते हैं और कितने लोग प्यासे होने के बाद जल और नीर मांगते हैं। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग पानी ही बोलते हैं। बड़े बड़े फिल्मों में, बड़े बड़े जहाँ सिविलाइजेशन वाली बात होती है, वहाँ पे भी बात होती है कि पानी पिला दो। ये नहीं कहा जाता कि जल पिला दो। तो पानी भी हमारी भाषा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि विद्युत कट गई, बिजली बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, विद्युत नहीं बोलते। तो ज्ञान देना अलग बात है, प्रैक्टिकल लाइफ जीना अलग बात है। तो शायद आप अपना वक्त इतना मत जाया कीजिए किसी की निजी ज़िंदगी के पीछे। आपको मैं पसंद हूँ आप सुनिए, नहीं पसंद हो तो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, आप वहाँ पे सुन सकते हैं। या फिर अगर आपको सामाजिक रूप से परिवर्तन लाना है तो आप किसी की वीडियो पे कमेंट करने के बजाय अपना व्यक्तिगत चैनल खोलिए, आप उस पर खूब सारी कहानियाँ सुनाइए, हम सब सुनेंगे, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। और जो मैंने कहा कि वीडियो पे जाइए और देखिएगा, तो चैनल पे वीडियो है और हो सकता है कि मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूं, तो ज़रूर देखिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।